सोने चांदी में हर गिरावट पर खरीदारी क्यों आ रही है? क्या गोल्ड सिल्वर अब शॉर्ट सेलर्स के लिए सबसे खतरनाक मार्केट बन चुका है? अगर अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, गोल्ड सिल्वर में इतनी मजबूत तेजी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बढ़त रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए यहाँ पे अगर गोल्ड सिल्वर की तेजी की बात करें कमल जी, तो सोने में तो हम देख ही रहे हैं कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी और डी डॉलराइजेशन की वजह से यहाँ पे लगातार तेजी बनी हुई थी। साथ ही पिछले सप्ताह वो तेजी को और यहाँ पे बल मिलता हुआ नजर आया जब यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो वहां पे गिरकर 2.7% तक आते हुए नजर आए। और डॉलर इंडेक्स यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग 2 महीने के निचले स्तरों पर बना हुआ है। तो यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर है वहां पे बड़ी गिरावट के चलते आगे फेड का ब्याज दरों में जो रुख है वो फर्दर जो है रेट कट का रह सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि सोने में जो मजबूती है वो अच्छी आती हुई नजर आई। और इंटरनेशनल मार्केट और भारतीय बाजारों में हम यहाँ रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए नजर आए। चांदी में यहाँ लगातार तेजी बनी हुई है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से जो फिजिकल यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिल रही थी वो अब 2025 में अनफोल्ड होती हुई नजर आई। और एक के बाद एक लगातार ऐसे फंडामेंटल कारण बनते गए, चाहे वो यूएस के ट्रेड टैरिफ का डर हो या वहां पे यूएस के द्वारा चांदी को रेयर अर्थ में मेटल में शामिल करने का हो, या चाइना के द्वारा यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से चांदी के एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की बात हो। तो ये सारे कारणों से हम देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी जो स्टेब्लिश फंडामेंटल्स है वहां पे ये और फंडामेंटल्स जो नए यहाँ पे उभरे हैं 2025 में, तो उसके चलते चांदी में यहाँ लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि अभी आज यहाँ पे कॉमेक्स जो फ्यूचर है वो शंघाई फ्यूचर जो है कॉमेक्स फ्यूचर से प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे फिजिकल मटेरियल की जो डिमांड है वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है वहां पे लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो चांदी की चमक है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है कमल जी। नहीं, तो क्या मनोज जी 2026 में भी चांदी इसी तरह से परफॉर्म करेगी कि गोल्ड से आगे ही चले? देखिए यहाँ पे वर्ष 2025 में जो रिटर्न चांदी ने बना करके दिए हैं उतने रिटर्न्स यहाँ पे 2026 में नहीं बनेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मजबूत फंडामेंटल्स हैं वो इस कमोडिटी को आगे भी वर्ष 2026 में ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान में रखने की है कि हम ऑलरेडी इस कमोडिटी में वर्ष 2025 में 150% से ज्यादा के रिटर्न देख चुके हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ट्रेडर या निवेशकों को अपनी पोजीशन और रणनीति बनाना चाहिए। और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका यहाँ पे बेहतर जो है ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अब इस लेवल पर इस कमोडिटी में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आज की अगर मैं बात करूं तो कॉमेक्स जो फ्यूचर है वहां पे लगभग हमने 400 सेंट का जो मूवमेंट है इंट्राडे में देखा है। तो $4 की मूवमेंट इंट्राडे में होना और भारतीय बाजारों में भी लगभग यहाँ पे कीमतों में 10 से 12 हजार रुपए की उठापटक एक दिन में होना, तो ये दर्शाता है कि अब इस कमोडिटी में वॉलेटिलिटी आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिवरेज पोजीशन रखने से बचना चाहिए। और जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी अगर मुनाफा वसूली आती है तो उसमें लॉस होने की संभावना ना रहे। जहां तक वर्ष 2026 का सवाल है तो हमारा मानना है कि $78 यहाँ पे कॉमेक्स में एक रेजिस्टेंस नजर आता है चांदी में, और भारतीय बाजारों में 2,40,000। ये लेवल पार होने पर हमारा मानना है कि वहां पे 85 और $92 के जो अगले स्तर है वो वहां ओपन होते हुए नजर आएंगे। और भारतीय बाजारों में भी अगर हम बात करें तो वहां पे 2,60,000 से 2,70,000 के जो अगले लेवल है वो ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो जो अब अगला ब्रेकआउट लेवल है $78 इंटरनेशनल मार्केट में और 2,40,000 भारतीय बाजारों में, उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए और ऊपर की तरफ वहां पे 85 और $92 तक पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं भारतीय बाजारों में लगभग 2,70,000 कमल जी। मनोज जी, चांदी में जिस तरह से हम देख रहे हैं 8, 10, 12 हजार रुपए का जो जिस तरह मूवमेंट हो रहा है, क्या वो कहीं ये दर्शाता है कि इसमें आक्रामक बाइंग दिख रही है? देखिए आक्रामक बाइंग तो बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि जिस दिन से यहाँ पे यूएस ने इसको क्रिटिकल जो मेटल की लिस्ट में शामिल जी। किया था उस दिन से ही हमने देखा कि
जो मूवमेंट है वो कॉमेक्स वेयर हाउसेस की तरफ चांदी का बड़े रूप में देखने को मिला था। और उसके बाद से ही हमने देखा कि एलबीएमए में और बाकी वेयर हाउसेज में वहां पे वो ड्राई होना शुरू हो गए वेयर हाउस। और उसके बाद ही चाइना ने यह निर्णय लिया कि वो 1 जनवरी 2026 से जो चांदी के जो एक्सपोर्ट्स है उसको पूरी तरह से बंद कर देगा। तो हम ये सारी चीजें दर्शाती है कि वहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है जिनको मेटल बड़ी मात्रा में लगता है, तो उनकी एक आक्रामक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लगातार जो है अपसाइड का मूवमेंट इस कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर और निवेशकों को रणनीति बनाना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ट्रेड करें और कोई भी आक्रामक रणनीति ना बनाए, कोई भी लिवरेज पोजीशन ना रखें ताकि आपको लॉस ना हो। और छोटी पोजीशन रखेंगे तो उसको आप यहाँ पे लंबे लक्ष्य के लिए होल्ड भी कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। तो निवेशकों के लिए इसमें सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना क्या अभी भी समझदारी भरा कदम होगा? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है इस मेटल के वो आगे भी मजबूती ही दर्शा रहे हैं। और एसआईपी के रूप में अगर आप कोई भी असेट क्लास में निवेश करते हो और अगर कभी वहां पे किसी भी कारण से कोई 10% या 20% तक की भी मुनाफा वसूली आती है, तो एसआईपी के द्वारा किए गए निवेश में आपको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब भाव में गिरावट आती है तो आपको निचले स्तरों पर भी यूनिट जो है वो अक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है। तो ऐसे ट्रेडर जिन्होंने जो मिस हो गए या ऐसे निवेशक जिन्होंने अभी तक निवेश नहीं किया और निवेश की योजना बना रहे हैं, तो ईटीएफ के माध्यम से वो अभी भी यहाँ पे निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बस लमसम पोजीशन ना बनाए, स्टेगर्ड वे में बनाए। और जो लंबी अवधि के लिए प्लान कर रहे हैं वो एसआईपी के जरिए भी जा सकते हैं, डायरेक्ट ईटीएफ में भी कर सकते हैं, और जो म्यूचुअल फंड के फंड ऑन फंड है वहां भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट चुने वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए। जो नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स है उनमें निवेश करने से बचना चाहिए। सोने की बात करें तो ये जो तेजी है वो सेफ हेवन की वजह से है या और भी कोई कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए यहाँ पे सेफ हेवन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि और भी कई रीजन है जिसकी वजह से हम लगातार तेजी देख रहे हैं। एक तो सेफ हेवन बाइंग तो है ही, जब से रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी तब से सेफ हेवन बाइंग तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि उसके बाद से जो डी डॉलराइजेशन हम लगातार देख रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है। और ग्लोबल सेंट्रल बैंक यहाँ लगातार जो है अपनी अक्यूमुलेशन जो है सोने में बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो ग्लोबल निवेशक है वो भी अब यहाँ पे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर भी प्रीशियस मेटल्स को यहाँ पे अब देख रहे हैं। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो निवेशक यहाँ पे जो सीजन निवेशक जो हम कहते हैं ग्लोबली, वो अभी तक प्रीशियस मेटल की तरफ रुख नहीं करते थे, अब वह भी यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का कुछ प्रतिशत सोने और चांदी की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ ईटीएफ, इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए हम एक मजबूत जो है तेजी यहाँ पे ओवरऑल प्रीशियस मेटल पैक में देख रहे हैं। ना सिर्फ सोना चांदी बल्कि अगर प्लेटिनम की भी बात करें तो वहां भी हमने देखा है कि रिकॉर्ड स्तर जो है इंटरनेशनल मार्केट में बनते हुए नजर आए। हालांकि प्लेटिनम हमारे यहाँ लिस्टेड धातु नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्लेटिनम ने भी दिसंबर में जो है रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। तो सारे ही प्रीशियस मेटल की तरफ एक हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है ग्लोबल निवेशकों का भी देखने को मिल रहा है। साथ ही डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, यूएस फेड के द्वारा ब्याज दरों में कटौती और भारत में रुपये की कमजोरी, ये भी काफी सारे एड ऑन रीजन है जो इस तेजी को और भी यहाँ पे मजबूती देते हुए दिख रहे हैं, कमल जी। नहीं तो जी, शॉर्ट सेलर्स जो है कई लोग कहते ही हैं कि हमने बेच रखा है सोना या चांदी। तो शॉर्ट सेलर्स बार बार क्यों गलत साबित हो रहे हैं? अब क्या करना चाहिए शॉर्ट सेलर्स को? देखिए कमल जी, हम पिछले 4 सालों से या और हम अगर बात करें तो 5 सालों से यहाँ लगातार सोने और चांदी में मजबूती की तरफ इशारा जी। कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में हम देखा भी है कि कोविड के बाद से लगातार जो प्रेशियस मेटल्स है वो ईयर ऑन ईयर उन्होंने बेहतर रिटर्न्स निवेशकों को बना करके दिए हैं। ऐसे में भी अगर कोई किसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि के तौर पर या अपने किसी रिसर्च के तौर पर अगर वो शॉर्ट सेल में जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे अपने रिस्क मैनेजमेंट का बराबर ध्यान रखना चाहिए। शॉर्ट सेल अभी भी हमारा तो यही मानना है कि दोनों ही प्रेशियस मेटल में जो ट्रेंड है वो काफी मजबूत है। और जैसा कि हमारे व्यवहार की भाषा में कहा जाता है कि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ ही उनको व्यापार करना चाहिए, ट्रेंड के अपोजिट ना जाए। और अगर आपने बावजूद उसके अगर शॉर्ट सेल की पोजीशन की हुई है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा उस पोजीशन को हेज करने का विकल्प भी मौजूद है। तो अगर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप ना करना चाहते हैं तो आप उसको एटलीस्ट ऑप्शन के द्वारा हेज कर सकते हैं ताकि आप नुकसानी से बच सके।
तो शॉर्ट सेल की कतई भी अभी भी इस लेवल पर भी एडवाइस यहाँ पे नहीं है। और अगर कोई ट्रेडर ने या निवेशक ने गलती से कोई शॉर्ट सेल की पोजीशन ली भी है, तो अब भी उनको मौका है कि वो उसको यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा अपनी पोजीशन को हेज कर सकते। जब ये इतने ऊपरी लेवल पर अब गोल्ड सिल्वर है, तो ये तो यानी स्पष्ट है कि शॉर्ट पोजीशन लेना पूरी तरह खतरनाक हो चुका है, क्योंकि बाजार तो देख ही रहे हैं हम, चांदी में भी 10-12 हजार रुपए तक का मूवमेंट हो रहा है, गोल्ड में भी इसी तरह 2-3 हजार तक का मूवमेंट हो जाता है। देखिए शॉर्ट सेल हम यहाँ पे पहले भी हमने बोला कि हम एडवाइस नहीं करेंगे। और अभी इस लेवल पे देखिए मुनाफा वसूली कभी भी मार्केट में आ सकती है। मार्केट का नेचर है कि जब कोई असेट क्लास अच्छी तेजी दिखाता है तो उसके बाद वहां पे मुनाफा वसूली आना लाजमी भी है। हमने अगर मैं बुधवार की बात करूं तो चांदी की कीमतों में हमने ऊपरी लेवल से लगभग 4-5 हजार की गिरावट देखी थी। लेकिन जो लो बने थे 2,18,800 के आसपास के, वहां से आज हमने 2,35,000 तक कीमतों को जाते हुए देखा। मतलब निचले स्तरों से लगभग 16-17 हजार की बढ़त वहां पे 2 सेशन में आती हुई नजर आई। तो ये चीज एक साफ तौर पर दिखा रही है कि यहाँ पे जो फंडामेंटल है वो काफी मजबूत है और जो मंदी है वो निचले स्तरों पर टिक नहीं पा रही है। इसलिए शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। किसी कारण से अगर गिरावट आती है तो अभी भी उसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और स्टेगर्ड वे में बाय करें। एकदम से लमसम एक लेवल पे बाइंग की भी जो है नजरिया ना रखें, क्योंकि अभी मार्केट का लेवल काफी बड़ा हो चुका है। हम मनोज जी ये भी नहीं आपने कहते कि मनोज जी आपने जैसे कहा भी कि प्रॉफिट बुकिंग, देखिए मनोज जी, प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट पोजीशन दोनों में तो डिफरेंस है ही। बिल्कुल 100% है। शॉर्ट सेलिंग जब मार्केट के रिवर्सल का इशारा करता है और उस समय अगर आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो वहां पे आपको फायदा होने की संभावना रहती है। लेकिन अभी कोई भी इंडिकेटर ऐसा जो है वो यहाँ पे इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल हो गया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ट्रेंड है ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। ट्रेंड इज अ फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ रहें और अगर ट्रेंड के विपरीत अगर आपकी कोई पोजीशन है तो उसको ऑप्शन के जरिए हेज करें। जब मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होगा तो फिर हम आपके साथ लगातार यहाँ शो करते हैं, तो हम उस और जो है निवेशकों को इशारा भी करेंगे। लेकिन अभी हमारा मानना है कि जो ट्रेंड है वो फर्म बना हुआ है, तो शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। रही बात निवेश की, तो यहाँ पे लेवल्स जो मार्केट के वो काफी वाइड हो चुके हैं। तो इन लेवल्स को दृष्टिगत रखते हुए स्टेगर्ड वे में बाय करें और बेहतर होगा कि एसआईपी के रूप में करें, ताकि आपको यहाँ पे अगर कोई मुनाफा वसूली भी आती है तो नुकसान होने की संभावना कम से कम रहे। तो मनोज जी आप गोल्ड सिल्वर के लिए आईएनआर में कोई लेवल्स बताना चाहेंगे ट्रेडर को? बिल्कुल। यहाँ पे कमल जी मेरा मानना है कि सोने में इंटरनेशनल मार्केट में $4,555 एक रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्लोजिंग बेसिस पे पार करने में सफल रहता है तो फिर हमारा मानना है कि वहां पे 4,660 और $4,890 के जो अगले लक्ष्य है वो मार्केट हासिल करता हुआ नजर आएगा। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो यहाँ पे 1,36,600 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ है, वो लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पर पार होते हैं तो हमारा मानना है कि फिर वहां पे 1,42,000 से 1,45,000 के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि $78 इंटरनेशनल मार्केट में और 2,40,000 के आसपास जो है भारतीय बाजारों में एक मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर लेवल ये क्लोजिंग बेसिस पर रेजिस्टेंस लेवल पार करता है तो इंटरनेशनल मार्केट में फिर हम 85 और $92 आते हुए देखेंगे, जो कि भारतीय बाजारों में लगभग 2,60,000 से 2,70,000 के स्तर हो सकते हैं। डाउनसाइड की अगर मैं बात करूं तो चांदी में अब यहाँ पे 65 से $67 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो 2,10,000 से 2,05,000 की जो रेंज है वो चांदी के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। तो रेंज काफी वाइड हो चुकी है। ऊपरी लेवल से 5-7% के करेक्शन मुनाफा वसूली के चलते कभी आ सकते हैं, लेकिन उस मुनाफा वसूली में भी आप शॉर्ट सेल करने से बचें। बेहतर होगा कि अगर कोई शॉर्ट की पोजीशन है और अगर गिरावट आती है, मौका मिलता है, तो एग्जिट करने की कोशिश करें या अपनी शॉर्ट की पोजीशन को हेज रखें। अभी मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आता है, इसलिए एसआईपी के रूप में स्टेगर्ड वे में निचले स्तर पर बाय करेंगे तो वो रणनीति यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगी। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस इंटरव्यू पे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मनोज जी से यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वहां अपने सवाल को भी पोस्ट करें, हम उनका जवाब लेने का पूरा प्रयास करेंगे। मनोज जी आपका कोई डिस्क्लेमर? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन हमारे रिकमेंडेशन के चलते हमारे काफी क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है।
मेरा ईटीएफ में जरूर एसआईपी के रूप में सोने और चांदी में निवेश रहता है। कोई भी ट्रेडर, निवेशक, व्यापारी, ज्वेलर सोने और चांदी में कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाएं, या हमारे दिए गए लेवल्स के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। अपने रिस्क प्रोफाइल और रिस्क अपेटाइट के हिसाब से काम करें, और वहां पे लिवरेज पोजीशन लेने से बचें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और कोई भी ट्रेडर है तो वो वहां पे हेज करने की भी चेष्टा रखें तो ज्यादा बेहतर। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।